हेलो एवरीवन, दिस इज जेके मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विजार्ड। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक बिहाइव, चैप्टर नंबर 4, दैट इज टाइटल एज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आज द टाइटल टेल्स यू कि हम किसी ऐसे इंसान के बारे में पढ़ने वाले हैं हु हैज़ अ ब्यूटीफुल माइंड इन ट्रू सेंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट ब्यूटीफुल माइंड? डियर स्टूडेंट, एक ब्यूटीफुल माइंड वो होता है जिसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि पूरी सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो, जिसमें काइंडनेस हो, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे पर्सन के बारे में हु हैज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड एंड ही इज़ वन एंड ओनली अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और ये एक शॉर्ट बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी इनकी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वी विल रीड अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट विथ बिफोर यू रीड। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हेयर द वर्ड जीनियस? जब आप जीनियस वर्ड सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? किसके बारे में उस टाइम आपके दिमाग में कौन आता है? ऑब्वियसली कोई ना कोई पर्सन आपके दिमाग में आता होगा। वेदर वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन साइंटिस्ट हो सकता है, या फिर आप ही के फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो जो जिसने बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया हो, या फिर आपके क्लास में कोई बच्चा हो जो ऑलराउंडर हो। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो पर्सन है वो एक जीनियस है। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट हु इज अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि जीनियस कौन है। आपके समझ से जीनियस के बारे में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आपसे कोई ये पूछता है कि हाउ डू यू डिफाइन अ पर्सन लाइक अ जीनियस, तो आप ये बोलेंगे कि वो पर्सन जो है इंटेलिजेंट हो, उसका आईक्यू लेवल जो है हाई हो, और उसका जीके यानी जनरल नॉलेज की जानकारी बहुत बढ़िया हो। या फिर ये बोल सकते हैं कि वो जो पर्सन है वो फुल मार्क्स स्कोर करता है इन एग्ज़ाम। ओके, यानी 100 आउट ऑफ 100। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है कि एक जीनियस के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। बट इफ़ यू गो इनटू मोर डीपर मीनिंग, या फिर अगर आप इंटेंसली देखें कि जीनियस में क्या क्वालिटीज़ होती है, तो वो है ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज। ओके, दैट इज़ दैट पर्सन शुड बी काइंड, दैट पर्सन शुड बी एबल टू थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इट मीन्स एक जीनियस की क्वालिटी में मानवता और समाज के प्रति कुछ अच्छा करने की योग्यता और समाज के भविष्य का निर्माण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। और हम वी शैल रीड, हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। यंग जर्मन किसको बोला गया है? अल्बर्ट आइंस्टाइन को, क्योंकि वो उनके लाइफ की जो अर्ली टाइम पीरियड था ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसलिए यंग जर्मन, और वो जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है, हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago, मतलब 100 साल पहले। अब आज के समय से करीब 100 साल पहले जिन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड में एक स्टॉर्म, मतलब पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला के रख दिया था, तूफान ला दिया था अपने थियरीज के थ्रू। ओके, इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy। 1905 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन 26 ईयर्स के थे, तो उन्होंने अपने थियरीज के थ्रू, अपने जो उनका इन्वेंशन था, जो मतलब बहुत बड़ी डिस्कवरी उन्होंने अचीव किया था। बहुत सारे ऐसे इक्वेशन थे, क्वेश्चन थे, जिनका सॉल्यूशन उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कवर किया। तो उसके थ्रू उन्होंने 4
4 शॉर्ट पेपर मतलब 4 ऐसे पेपर्स पब्लिश किया, जिसमें क्या था, फर्स्ट में था कि लाइट के बारे में था, एंड सेकेंड था द मोशन ऑफ पार्टिकल्स के जो मोशन है उनके बारे में, एंड द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी के बारे में, E=mc² जो होता है, जो थियरी हम पढ़ते हैं, जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सारी मतलब एक कह सकते हैं कि साइंटिफिक वर्ल्ड में उन्होंने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। ओके, हिज वर्क took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जीनियस क्या है, तो आप उसका एक सिनोनिम्स बोल सकते हैं, और वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्यों? क्योंकि उनके जो डिस्कवरी थी, जो पेपर्स थे जो पब्लिश हुए थे, ओके, साइंटिफिक जर्नल में, तो वो भले ही थोड़ी सी जगह ले पाए हों, 4 या 5 पेज के ही रहे हों, लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट थे ना, वो आपके स्पेस हुआ या फिर टाइम या फिर कॉस्मोस, इन सब में बहुत बड़ा चेंजिंग लाया था। ओके, ही गेव इंटायरली अ न्यू वे टू थिंक अबाउट ऑल दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। सो वी कैन से दैट कि उनकी जो थियरी थी, उनकी जो डिस्कवरी थी, वो बहुत ही शानदार थी। दे वर सो गुड दैट वी से, अगर जीनियस की सिनोनिम्स की बात करें तो हम बोल सकते हैं द मोस्ट एक्यूरेट सिनोनिम ऑफ जीनियस इज आइंस्टाइन। ओके, 50 years आफ्टर हिज डेथ अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जीनियस स्टिल ड्रैग्स। अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ के 50 ईयर्स बाद उनकी जो जीनियस चीज़ थी वो अभी भी ज़िंदा थी, अभी भी ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा डिस्कवरी की, उन्होंने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं जो हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, और इतने सारे इन्वेंशन जो होते हैं उनके कॉन्सेप्ट का यूज करके ही होता है। ये सब चीज़ें जो है ना प्रूव करती हैं कि इवन 50 ईयर्स हिज डेथ, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो जीनियस चीज़ है उनके अंदर, वो आज भी जिंदा है, आज भी फ्लरिश करती है हमारी लाइफ में। ओके, बिकॉज दे आर समथिंग जो हमेशा के लिए बेसिक रहेंगे। इनकी ये सब चीज़ें कभी फिनिश नहीं होंगे, या फिर बोल सकते हैं कभी भी वैनिश नहीं हो सकता है इस वर्ल्ड से। ओके, एंड वी विल नेवर फॉरगेट दिस पर्सन, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। वी हैव टू कीपिंग रीड अबाउट हिम till we are in this world, so he is indeed a synonyms of genius. अब हम पढ़ने वाले हैं इनकी स्टोरी, जहाँ हमें यह पता चलेगा कि क्या वह बचपन से ही जीनियस थे, या फिर क्या वह एक नॉर्मल बच्चों की तरह थे, या उनसे अलग थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म हुआ था जर्मन का एक सिटी जिसका नाम है उल्म, वहाँ पे हुआ था, ठीक है, 14 March 1879 में। बट उनके जन्म के समय कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि उन्हें जो इतनी सारी डिस्कवरी उन्होंने की है, इतने सारे अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे लिए डिस्कवर किया है, बहुत सारी थ्योरी इन्होंने लिखी है, तो इन सारे जो इनकी ग्रेटनेस है उसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं था जब वो पैदा हुए थे, ठीक है। कोई ऐसा डेस्टिन मतलब कोई ऐसी भाग्य लेके नहीं वो पैदा हुए थे, कोई ऐसी साइन नहीं दिख रहे थे। ओके, ऑन द कंट्रेरी, जबकि इसके अलावा इसके अपोजिट में देखा जाए तो हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। इनकी मदर को लगता था कि अल्बर्ट जो है एक फ्रीक है। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रीक? अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स। शॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि एक
ऐसा लड़का जो नॉर्मल ना हो। ओके, तो इनको मदर को ये लगता था। और क्यों लगता था? क्योंकि उनका जो हेड था ना वो बहुत बड़ा था, बाकी अदर बच्चों से उनका हेड जो है बड़ा था, तो वो इसके अपोजिट सोचते थे कि मेरा बेटा मतलब पता नहीं नॉर्मल है या नहीं, पता नहीं बाकी बच्चों की तरह इंटेलिजेंट हो गया या नहीं, ये सब मतलब निगेटिव वे में उस चीज़ को वो ले रहे थे। ओके, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। और जब इनका एज, आइंस्टाइन का जो एज है 2.5 वर्ष का हो गया था, तब तक वो बोल नहीं पा रहे थे। मतलब नॉर्मली 2 साल तक तो बच्चे अच्छे से बोलने लगते हैं, तो वो बोलते नहीं थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, जब बोलना सीख लिए, तो वो कैसे बोलते थे? मतलब एक वर्ड को 2 बार करके बोलते थे। अगर मान लीजिए उनको बताना है कि मेरा नाम आइंस्टाइन है, तो ऐसे बोलेंगे, मेरा मेरा नाम नाम आइंस्टाइन आइंस्टाइन है। ओके, ठीक है। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him ब्रदर बोरिंग। आइंस्टाइन को ये नहीं समझ में आता था कि बाकी चिल्ड्रन, जो बाकी बच्चे हैं, उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उनके साथ खेलना है। उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, इसलिए जो उनके साथ खेलने वाले बच्चे थे, प्लेमेट्स थे, उनको क्या बुलाते थे? ब्रदर बोरिंग। ओके, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। और इनके जो इनसे जो छोटे बच्चे थे, यंगस्टर मतलब इनसे बहुत छोटे बच्चे जो थे, वो सब भी खुद से खेल लेते थे, मतलब अच्छे से वो सब खेलते थे। लेकिन अल्बर्ट को कुछ ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। अल्बर्ट आइंस्टाइन को मतलब खेलने के लिए जो सबसे ज़्यादा स्पेशल था, बहुत ज़्यादा पसंद था, वो थे मैकेनिकल टॉयज। वो मैकेनिकल टॉयज को खेलते थे, उनको मतलब ओपन करते थे, फिर बंद करते थे, मतलब ये सारी चीज़ें उनको बचपन से पसंद थी। तो ये सॉर्ट ऑफ हम बोल सकते हैं कि एक साइन थी कि उनकी जो इंटरेस्ट है वो मैकेनिक में, या फिर बोल सकते हैं कि साइंस में उनकी जो है इंटरेस्ट बचपन में ही दिख गई थी। लुकिंग एट द न्यू बॉर्न सिस्टर, अपने न्यू बॉर्न सिस्टर को, मतलब इनकी छोटी बहन जो है पैदा हुई, तो उनको देखते हुए बोलते हैं, माजा, उसका नाम जो है माजा है, ठीक है। ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। मतलब इतने ज़्यादा वो टॉयज, मैकेनिकल टॉयज में बिजी रहते थे, इतना ज़्यादा उसके यूज टू हो गए थे, ठीक है, कि उनको अपने छोटी बहन जब उनकी पैदा हुई, तो उनको अपने बहन में ये दिखता था कि सब कुछ तो ठीक है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो ज़्यादातर उनकी बॉडी को कवर करके रखा जाता है, बस फेस वगैरह दिखता है। तो ये बोल रहे थे कि मेरी बहन के व्हील्स कहाँ हैं, मतलब उसके पैर तो दिख नहीं रहे हैं, क्या उसके पास पैर नहीं है तो चलेगी कैसे? ये सब चीज़ें होती हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. उनके आइंस्टाइन के स्कूल के जो हेड मास्टर थे, उन्होंने इनके फादर को बुलाया और उन्हें बताया क्या कि ये कोई भी प्रोफेशन चूज करें, ये मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कभी भी किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस नहीं हो सकते, किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं हो सकते। ये उनके हेड मास्टर ने बताया। मतलब उनके जो हेड मास्टर थे, उनको ये लगता था कि आइंस्टाइन जो है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ओके, Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. और आइंस्टाइन जो है अपने 6 साल की उम्र में ही उन्होंने वायलिन प्ले करना शुरू कर दिया था, सीख लिए थे, ठीक। क्यों? क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन प्ले करें। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. So amateur mean doing something for personal enjoyment rather than as profession. मतलब amateur मीन्स होता है कि कोई एक ऐसा काम करना जो पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए, मतलब खुद की खुशी के लिए करना, मतलब वो प्रोफेशनल ना हो, ठीक है। तो इनकी जो वायलिन प्ले करने का वो हॉबी था,
मतलब इतना ज़्यादा इनको पसंद आता था खुद की खुशी के लिए, मतलब थ्रू आउट हिज लाइफ, वो पूरी लाइफ अपने जो है वायलिन प्ले करते थे और बहुत ही अच्छे से प्ले करते थे। वो प्रोफेशनल तो नहीं थे बट वो गिफ्टेड, यहाँ पे बोला गया ना गिफ्टेड एमेट्योर, मतलब उनको ये बहुत अच्छी कला उनके अंदर थी, कह सकते हैं। ओके, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे एक बैड पीपल नहीं थे। पीपल मीन्स होता है स्टूडेंट। ओके, तो वो एक बैड स्टूडेंट नहीं थे, वो अच्छे थे पढ़ने में। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। जब वो 15 मंथ के थे, ठीक है, तभी उनकी जो फैमिली थी म्यूनिक में शिफ्ट कर गए थे वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पे वो हाई स्कूल, मतलब उनकी स्कूलिंग जो है म्यूनिक में हुई थी। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और उनके लगभग सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर होते थे, ठीक है। तो वो एक अच्छे स्टूडेंट थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स। और आइंस्टाइन जो है उनको स्कूल के जो रेजिमेंटेशन थे, रेजिमेंटेशन मीन्स होता है ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, मतलब स्कूल के जो डिसिप्लिन होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं कि मतलब आपको ऐसे करना है, ऐसे रहना है, छोटी छोटी बात पे जो पनिशमेंट मिलती है, ये सारी चीज़ें जो थी इनको पसंद नहीं थी। मतलब डिसिप्लिन ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना ये भी नहीं सही है, तो इनको अच्छा नहीं लगता था ये चीज़ें, और जिसकी वजह से इनके टीचर्स से इनका आर्गुमेंट हो जाता था। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. जब वो 15 इयर्स के हो गए थे तो आइंस्टाइन को महसूस हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा उनको सफोकेटिंग फील होता था, अनेबल टू ब्रीथ उनको फील होता था, ठीक है। स्टिफल मीन्स होता है सफोकेटिंग, मतलब जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊब जाते हो, आपका दम घुटने लगता है, वो काम करने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो जब ये 15 साल के हो जाते हैं, इनकी हाई स्कूल जो है कंप्लीट हो जाती है, तो ये जो है अपने उस स्कूल को वहाँ पे छोड़ना चाहते थे अपने भले के लिए, ठीक है, फॉर गुड, मतलब उनको ये लगता था कि मैं अब ये स्कूल में नहीं सर्वाइव कर सकता। The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. और जब इन्होंने डिसाइड किया, जब ये 15 इयर्स के हो गए थे आइंस्टाइन, इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अब स्कूल में नहीं पढ़ना है, नहीं रहना है, तो उसके 1 साल पहले ही उनकी जो फैमिली थी, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, तो वो मिलान को शिफ्ट कर गए थे और उनको अपने रिलेटिव के पास छोड़ दिए थे, ठीक है। आफ्टर prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. और अपने पेरेंट्स से बहुत लंबे समय तक डिस्कशन करने के बाद, मतलब ये अपने पेरेंट्स को एग्री कर रहे थे कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, ठीक है। फाइनली उनके पेरेंट्स जो है वो भी एग्री कर गए कि चलो ठीक है, आप स्कूल चेंज कर लो। ओके, तो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, मतलब इनका जो स्कूल था ना वहाँ पे जर्मन नहीं बोला जाता, और सारे बच्चों को ये चीज़ फेस करना पड़ता है कि अगर मदर टंग नहीं बोली जा रही है तो उनको बहुत सारी चीज़ें वैसे भी समझ में नहीं आती हैं। तो ये एक ऐसे स्कूल, स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसे स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे जर्मन भी बोली जाती हो। ओके, और जो ये सिटी था जहाँ पे इनका एडमिशन हुआ, तो वो म्यूनिक सिटी से ज़्यादा लिबरल थे वहाँ पे लोग, और या फिर स्कूल के जो लोग थे वो भी बहुत ज़्यादा लिबरल मीन्स होता है विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, मतलब ऐसे लोग मिले, ऐसे टीचर्स मिले कि जो इनकी रिस्पेक्ट करते थे, इनकी ओपिनियन को और इनकी बातों को समझते थे, ठीक है। जब आपको कोई समझने वाला मिल जाए, टीचर्स हो या फैमिली के ही लोग हों, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, वहाँ पे कंफर्टेबली आप सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स।
आइंस्टाइन जो थे मतलब मैथमेटिक में उनका बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत अच्छे से वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते थे। तो हाईली गिफ्टेड मीन्स कि मतलब गॉड गिफ्टेड होता है ना, बोलते हैं कि वो नेचुरल था, उनको मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते थे, बहुत मतलब अच्छे थे मैथ में। ओके, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में भी उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। ओके, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। और जब उनका स्कूलिंग जो है कंप्लीट हो जाता है, जब फिनिश कर लेते हैं स्कूलिंग, तो वो चूज करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। मतलब ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से ग्रेजुएशन अपना करूँगा। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। लेकिन इनकी साइंस और मैथ में जो इंटरेस्ट था, जो उनकी अप्रोच थी, इसके अलावा भी एक चीज़ थी और वो थी डैशिंग यंग मैन। मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गुड लुकिंग वो थे, और इनकी जो मुस्टैच मतलब जो उनकी मूंछ थी वो वॉलरस की तरह थी, बहुत ही सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं कि बहुत ही गुड लुकिंग वो थे। ठीक है, आइंस्टाइन का जो पर्सनालिटी था बहुत ही सुंदर था। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। मतलब आइंस्टाइन को जो है वो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इंटरेस्ट तो था ही, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, साइंस और मैथ के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था, एक फेलो स्टूडेंट, एक इन्हीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली स्टूडेंट थे और जिनका नाम था मिलेवा मैरिक। ठीक है, होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रिएचर। मतलब उनका इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि उनको उन्होंने ऐसा पाया कि जो मिलेवा मैरिक थी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट गर्ल बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं ये खुद में अपने आप में एक जीनियस थे और बहुत ज़्यादा वो शार्प माइंडेड थे। ठीक है, और जो इंसान जिस नेचर का होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होता है या फिर जैसा उसका नेचर होता है, सेम नेचर का अगर कोई व्यक्ति उससे मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्टेड हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन हो जाती है, तो इसलिए इनको मिलेवा जो है वो भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। दिस यंग सर had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। और द यंग सर्ब जो है सर्बियन को बोला जाता है, तो ये जो मिलेवा थे ये सर्बियन थे। ठीक है, तो उनको स्विट्ज़रलैंड आना पड़ा, उस ज्यूरिक नाम का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आना पड़ा, इसलिए क्योंकि यूरोप में उस वक्त, उस टाइम में यूरोप में वुमेन को डिग्री बहुत कम ही ऐसे यूनिवर्सिटी थे जिन पे जहाँ पे वुमेन को डिग्री दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए उनको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। ओके, आइंस्टाइन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। मिलेवा जो थी उनके अंदर आइंस्टाइन को कुछ अलग ही दिखता था। ठीक है, और वो था एले मीन्स लाइक अ फ्रेंड। वो इनको फ्रेंड की तरह दिखते थे क्योंकि इन दोनों के जो विचार थे, जो एक दूसरे की थिंकिंग थी, वो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल, जिनके साथ इंसान फील करता है ना, वो व्यक्ति थे। ठीक है, और फिलिस्टीन्स मीन्स वो व्यक्ति जो मतलब दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स। मतलब आइंस्टाइन के लिए जो उनके फैमिली के लोग थे या फिर जो यूनिवर्सिटी के लोग थे, उनसे इनका विचार नहीं मिलता था, इसलिए वो और दिखते थे, उनके साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। लेकिन मिलेवा जो थे वो इनके लिए बहुत ही एक अच्छी दोस्त की तरह थे और उनसे बहुत सारा इनका विचार भी मिलता था। द कपल फेल इन लव, और ये दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि इनको प्यार हो जाता है एक दूसरे से। ठीक है, लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। और जो इनके लेटर्स थे, मतलब एक दूसरे को जो लेटर एक्सचेंज करते थे, ठीक है, तो उसमें वो क्या दिखता है
कि अफेक्शन तो दिखेगा ही, मतलब लव लेटर है तो उसमें प्यार तो दिखेगा, लेकिन इसके अलावा भी साइंस मिक्सिंग, उसमें साइंस का भी झलक दिखता था। ठीक है, जैसा कि उन्होंने लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि हमें कितना ज़्यादा खुशी और गर्व महसूस होगा कि जब हमारे जो रिलेशन है, रिलेटिविटी मतलब रिलेशन, जो इनका प्यार का रिलेशन है, जब उसकी विक्टोरियस कंक्लूजन होगी। विक्टोरियस कंक्लूजन मीन्स जब उनकी शादी होगी। ठीक है, तो क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और जब उनकी शादी होगी तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी, बहुत प्राउड फील होगा। और इसी लेटर का एक अलग दूसरा सेंस जो निकल के आता है वो ये है कि जो इनकी थियोरी थी रिलेटिविटी के ऊपर, जो इन्होंने थियोरी लिखा था, जब वो पब्लिश होगा, ठीक है, कि जब दुनिया के सामने वो आएगा तो उस टाइम पे इनको कितनी खुशी होगी, कितनी ज़्यादा प्राउड फील होगा, वो चीज़ इन्होंने इस लेटर में लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनके लेटर थे उसमें प्यार के साथ साथ साइंस का भी उसमें दिखता था इफ़ेक्ट। ठीक है, कि वो अपने लेटर में प्यार की बातें जो करते थे वो करते ही थे, लेकिन उसमें साइंस की भी बातें होती थी, पढ़ाई से रिलेटेड भी बातें होती थी। ठीक है, In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। 1900 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की एज जो है 21 ईयर्स की थी, तो वो अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। ओके, बट उनके पास कोई जॉब नहीं थी, वो जॉबलेस थे, अनएम्प्लॉयड थे उस वक्त। He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। तो जब 1902 में इनको एक जॉब मिल जाती है टेक्निकल एक्सपर्ट की, ठीक है, तो उसके पहले ये क्या काम कर रहे थे, टीचिंग असिस्टेंट, मतलब असिस्टेंट टीचर के तौर पे ये काम किए थे। और प्राइवेट लेसन्स को रिलेट कर सकते हैं प्राइवेट जो ट्यूशन होते हैं उससे। ठीक है, तो जब 2 साल का जो ये एज था ना इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो इन्होंने उस दौरान प्राइवेट जॉब किए, टीचिंग का और ट्यूशन पढ़ाए, ये सब किया। उसके बाद इनको फाइनली एक जॉब मिल गई इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। मतलब पेटेंट मीन्स होता है अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स द राइट्स ऑफ एन इन्वेंशन टू एन इन्वेंटर। तो जो इन्वेंटर होते हैं, जो इन्वेंशन करते हैं, उन इन्वेंशन को नाम देने का राइट मतलब होता है अधिकार, उसको अधिकार देने का कि हाँ ये इन्वेंशन इस व्यक्ति का है, वो काम जो है उसको पेटेंट कहते हैं। और वो काम इनका था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ओके, आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। और एक्चुअल में वो अपने खुद के भी आइडियाज़ जो इनके थियरीज थे वो उसके ऊपर भी काम कर रहे थे, बट सीक्रेटली, लेकिन किसी को पता नहीं था। ओके, ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। और वो कहा करते थे, जोकिंगली मतलब हंसी मजाक में वो कहा करते थे कि जो उनके टेबल का जहाँ पे अपना ऑफिशियल वर्क करते थे, तो जो टेबल का ड्रॉअर तो होता है ये टेबल में, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, पर्सनल चीज़ें रखते हैं। तो उस ड्रॉअर को ये क्या बोलते थे कि ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, कि अपनी बात भी मतलब लोगों से कह देते थे और किसी को पता भी नहीं चलता था, हंसी मजाक में बोलते थे और अपनी अंदर की बात भी मतलब बता देते थे इस तरह से कि मैं भी मेरे पास भी फिजिक्स के बहुत सारे थियरीज हैं और ये ब्यूरो ऑफ क्या बोलते हैं थियोरेटिकल फिजिक्स है। मतलब वो मजाक में बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें थी और लोगों को पता भी नहीं चला। और ये अपना सेक्रेटली जब जॉब करते थे उस टाइम पे ये अपना खुद का भी थियरी पे काम करते थे। ओके, One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which the time and distance are not absolute।
और 1905 में सबसे फेमस, उस टाइम का जो सबसे फेमस पेपर था उसमें से किसी एक पेपर में इन्होंने अपनी थियोरी को पब्लिश कराया था। ओके, और उस थियोरी का नाम था स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसके अकॉर्डिंग, उस थियोरी के अकॉर्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। टाइम और जो डिस्टेंस होते हैं वो सेम नहीं होते, उनमें कुछ डिफरेंट होती है। ठीक है, Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together against after a journey. If one of them has been moving very fast relative to the other. तो आइंस्टाइन के कहने का मतलब ये है कि अगर आप दो परफेक्टली क्लॉक लेते हैं, मतलब एक ऐसा क्लॉक लेते हैं जिसमें ज़रा सा भी डिफेक्ट नहीं है, दोनों एकदम से अच्छे चल रहे हैं, टाइम उनमें परफेक्ट दिखा रहा है, तो उन दो क्लॉक को अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाते हैं, एक को दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे को दूसरे डायरेक्शन में, और फिर जब आप रिटर्न आते हो तो क्या देखते हो कि एक के अपेक्षा दूसरे की जो टाइम है उसमें डिफरेंट है, दूसरा जो है फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये इनकी रिलेटिविटी थियोरी के अकॉर्डिंग ये ऐसा उन्होंने बताया है। ओके, और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो कि आपकी बुक में गिवन है एक बॉक्स में। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. इनके कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी खूबसूरत लड़की के पास 2 घंटे भी बैठते हो, अपना समय बिताते हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस 2 मिनट ही हुए हैं। और इसके अपोजिट में when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. और जब आप किसी हॉट स्टोव पे बैठते हैं 2 ही मिनट के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब 2 घंटे हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गए। ठीक है, तो ये है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब ये है कि मतलब आपको जिनसे कंफर्ट फील होता है, जिनके साथ अच्छा लगता है, तो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और जो आपके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं उनके साथ आप टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये इनका थियरी जो है बहुत ही फेमस पेपर में पब्लिश हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंट होती है। ओके, फ्रॉम दिस फॉलोवेड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी थियरी में इन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसको आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं, जिसमें क्या उसका फार्मूला ये है कि ए इक्वल टू mc²। ओके, तो इन दिस मैथमेटिक इक्वेशन ए स्टैंड फॉर एनर्जी, एम फॉर मास एंड सी फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो इनका जो ये इक्वेशन है ये बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ही फेमस फार्मूला है। फिजिक्स में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो, E इक्वल टू mc²। ओके, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपने लाइफ के मोस्ट डिफ़िकल्ट, मतलब सबसे कठिन उनका वर्क चल रहा था, थियरीज पे जो काम कर रहे थे उनको सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स की। ठीक है, तो उस टाइम इनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो थोड़ा गड़बड़ चल रही थी। ठीक है, अनरेवलिंग में स्टार्टिंग टू फेल, मतलब इनका जो प्राइवेट लाइफ था, जो इनका रिलेशन था वो टूटने वाला था, वो जो है सही नहीं चल रहा था। ठीक है, अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। जब इनकी स्टडीज कंप्लीट हो जाती है तो उस टाइम ये सोच रहे थे कि मेरी स्टडी अब कंप्लीट हो गई, मैं अब मिलेवा से शादी करूँगा। ठीक है, तो वो उससे शादी करना चाहते थे, जो उनकी यूनिवर्सिटी की एक फेलो थी, क्लास फेलो ने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थी। ओके, तो उनके साथ वो शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन इनकी मदर मिलेवा की जो आइंस्टाइन की जो मदर थी वो इनके अगेंस्ट थी। ठीक है, शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम।
और वो क्या सोचते थे कि जो मिलेवा है वो इनके बेटे से मतलब आइंस्टाइन से 3 साल बड़ी हैं, ठीक है। शी वॉज ऑल्सो bothered by Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. और इनकी मदर मतलब इनकी मदर 2 बातों से इस शादी के खिलाफ थी। पहला ये था कि आइंस्टाइन की एज से मिलेवा का एज 3 साल ज़्यादा था, वो 3 साल बड़ी थी। और दूसरी बात ही उन्होंने ये कहा है कि सी इज अ बुक लाइक यू, मतलब इनको ये लगता है कि मेरा बेटा जो है मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जैसे एक बुक होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं, वैसे ये है। और इसकी वाइफ भी सेम होगी, मिलेवा भी मतलब वैसी ही थी, ठीक है। तो ये चीज़ इनको नहीं सही लगी और इन्होंने शादी के खिलाफ इन्होंने बोला और आइंस्टाइन ने इस शादी को रोक दिया, मतलब उस टाइम पे वो शादी नहीं की। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन। और 1903 में, ठीक है, इनकी जॉब जो लगी थी ना उसके पहले ये शादी कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 और 1903 में जनवरी के मंथ में ये शादी कर लेते हैं और इनके 2 बेटे भी होते हैं। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड, लेकिन फाल्टर्ड, लेकिन कुछ सालों बाद, इनकी शादी के कुछ सालों बाद ही इनका रिलेशन जो है बिगड़ता गया, सही नहीं था। और इनकी जो मैरिज लाइफ थी, ठीक है, फाल्टर्ड मतलब ख़राब होती गई, ओके। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग अनहैप्पी हाउसवाइफ। तो मिलेवा जो थी वो भी एक साइंटिस्ट थी, वो भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थी और उनके भी कुछ एम्बिशन थे, कुछ सपने थे जो कि वो हाउस वाइफ के तरह काम कर रही थी। और उनके सपने जो हैं कहीं ना कहीं इनको टूटते हुए नज़र आ रहे थे, तो वो भी खुश नहीं थी अपने लाइफ से। और इनकी जो पर्सनल रिलेशन था हस्बैंड वाइफ का वो धीरे धीरे ख़राब हो गया। आफ्टर ईयर्स ऑफ constant fighting, the couple finally divorced in 1919। तो क्या हुआ, कुछ सालों बाद मतलब 1903 में इनकी शादी हुई और 1999 में 1919 में इनका जो है डाइवोर्स हो गया। तो इस बीच जो है इनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चला। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फाइटिंग मतलब लगातार इनके फाइटिंग मतलब झगड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तो 1919 में इन्होंने डाइवोर्स ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर। और 1919 में ही जब इन्होंने डाइवोर्स लिया उसी साल ये अपने कजिन सिस्टर से जो है शादी करते हैं, कजिन से शादी करते हैं और उनका नाम था एल्सा, ओके। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame। आइंस्टाइन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था, इट मीन्स जो उनकी शादी हुई थी, सेकेंड मैरिज दोबारा से जब शादी हुई थी वो चीज़ें और वर्ल्ड फेम, दुनिया में जो उनको फेमस प्राप्त हो रही थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, वो दोनों चीज़ें जो है ना एक ही साथ चल रही थी। In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity। और in the year of 1950 उन्होंने अपनी जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो पब्लिश करा दी थी और उस थियरी के वजह से देयर वाज अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका एक नया इंटरप्रिटेशन मिला था from this particular theory of relativity, okay। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और एन एक्लिप्स सूर्य ग्रहण को कहते हैं। तो 1919 में जब एक सूर्य ग्रहण आया उस समय ये इनका जो थियरी था वो प्रूफ हो गया कि इट वाज एक्यूरेट। ये प्रूफ हो गया कि इनकी जो थियरी है वो पूरी तरह से सही है। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars
would be deflected through the sun's gravitation field। और क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ही करेक्ट रियल वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी कि जो फिक्स्ड स्टार्स होंगे उनसे जो लाइट आएगी वो सन की जो ग्रेविटी है वो कितनी डिफ्लेक्ट कर देगी। ओके, उन लाइट रेज को तो उन्होंने वो एक्सटेंट जो है बहुत ही एक्यूरेटली कैलकुलेट कर ली थी उन्होंने। दिस वाज समथिंग जो कि बहुत ही बड़ी बात थी एंड पीपल गॉट अंडरस्टैंड कि ये जो थियरी है एक्यूरेट है। ओके, दिस इज़ समथिंग कि ये बताया जा रहा है कि वो इतने फेमस क्यों हुए थे उस समय। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। और जो न्यूज़पेपर्स उस समय थे तो उसमें इतना ज़्यादा इनको ये फेमस हो गए हैं कि न्यूज़पेपर जो है इनको प्रोक्लेम्ड कर दिया, इनको मतलब इस बात के लिए घोषित कर दिया कि वो साइंस की दुनिया में एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति ला दी हैं। और वो कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press. तो आइंस्टाइन को द नोबल प्राइज, मतलब नोबल प्राइज जो होता है बहुत ही ऑनरेबल प्राइज होता है, ठीक है। तो उनको नोबल प्राइज मिला था 1921 में। और किसके लिए मिला था? फिजिक्स के लिए। ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर्स, और मतलब पूरी तरफ से, हर तरफ से उनको सम्मान मिल रहे थे। ऑनर मीन्स सम्मान होता है। तो शॉवर्ड मतलब शावर का मतलब होता है बौछार, मतलब जब नहाते समय आप शावर लेते हो उसको बोला जाता है। तो मतलब वो उनको उस समय इतनी वो फेमस हुए थे अपने थियोरी की वजह से कि साइंस में हर जगह से उनको सम्मान मिल रहे थे बहुत ज़्यादा। एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे दुनिया से, ये नहीं कि सिर्फ उनके कंट्री से बल्कि पूरे दुनिया से उनको इन्विटेशन मिल रहे थे। एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और प्रेस जो मीडिया होती है वो भी उनको घिरी हुई थी। व्हेन द नाजिस केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, जब नाजिस जो है नाजिस का रूल स्टार्ट हो। नाजिस इज अ वेरी वेल नोन रूलर, जिसको हम हिटलर बोलते हैं। तो जब उसका रूल स्टार्ट हुआ, जब वो 1933 में जर्मनी में, तो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टाइन ने ये निर्णय लिया कि वो यूनाइटेड स्टेट में सेटल हो जाएंगे और अपने देश को छोड़ देंगे। इमिग्रेटेड मीन्स होता है अपने कंट्री को छोड़ कर के दूसरे कंट्री में वहाँ पे बसना, वहाँ पे जा कर के सेटल होना। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar। तो 5 साल बाद, जब मतलब वहाँ पे वो सेटल हुए थे यूएस में, उसके 5 साल बाद जो है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर जो होता है उसका फिजन मीन्स होता है टूटना। जब न्यूक्लियर के टूटने की जो प्रक्रिया थी वो उसकी डिस्कवरी हो चुकी थी। और कहाँ पे हुई थी? बर्लिन में। हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर, तो जो अमेरिकन फिजिक्स थे वो अप्रोर मीन्स होता है वेरी अपसेट, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे इस बात से। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb। तो उसमें से बहुत सारे लोग इस बात से अफ्रेड मतलब डरे हुए थे, ठीक है, कि नाजिस जो है उसको एटम बम बनाएगा और इनको नुकसान पहुंचाएगा। इस चीज़ से वो लोग डरे हुए थे, ठीक है। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 अगस्त 1939। अपने किसी कलीग के, आइंस्टाइन ने अपने किसी कलीग के कहने पर उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेटर लिखा, ठीक है। और उस टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो 2 अगस्त 1939 को उन्होंने लेटर लिखा प्रेसिडेंट को, और उसमें क्या मेंशन किए थे? अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप
exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। तो उन्होंने उस लेटर में ये लिखा था कि कोई एक ऐसा बम बन सकता है जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, किसी एक पोर्ट पे एक्सप्लोड किया जाएगा उसको, और सिर्फ वो पोर्ट नहीं, उसके सराउंडिंग के जो जितने भी टेरिटरी थे उन सबको उसका प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफ़ेक्ट, और उनके जो वर्ड्स मतलब जो लेटर उन्होंने लिखा था ऐसा नहीं कि वो फेल हो गया, वो प्रेसिडेंट तक पहुंचा भी और उन्होंने पढ़ा भी। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। 1945 में अमेरिका ने सीक्रेटली मतलब एक ऐसा बम बनाया था, एटम बम जो था वो सीक्रेटली उन्होंने बनाया था अपने खुद के प्रोजेक्ट के माध्यम से। एंड उस बम को जापानीज सिटीज़ हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने उस बम को छोड़ा था। और बहुत ही अच्छे से हम लोग जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिरा था वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक था, और उसका इफ़ेक्ट जो है सिर्फ उस समय नहीं बल्कि आने वाले जनरेशन को भी उसका इफ़ेक्ट देखने को मिला था, वो बहुत ही भयानक था। आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और हिरोशिमा नागासाकी जो जापान के सिटीज़ थे जहाँ पे एटम बम डाला गया था, उसके जो नुकसान थे उससे आइंस्टाइन को बहुत ज़्यादा डीपली उनको दुख हुआ था। ठीक है, उस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उनको बहुत इस बात की कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। और उस टाइम उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर लिखा, एक बोल सकते हैं स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर लिखा, बहुत एक लंबा सा लेटर लिखा। ठीक है। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उसमें अपना प्रपोजल उन्होंने ये रखा था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होने चाहिए, एक ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए जो पूरे दुनिया के भले के लिए सोच सके। ठीक है, तो उसका फॉर्मेशन होना चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूसवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। मतलब जो उन्होंने इसके पहले जो लेटर लिखा था अमेरिका के प्रेसिडेंट को, रूसवेल्ट जो थे, तो उनको जो लेटर लिखे थे उन्होंने, तो उसका तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा ही था, बट इस लेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। लेकिन जो इनके नेक्स्ट डिकेड मीन्स होता है 10 ईयर्स टाइम पीरियड जो होता है उसको डिकेड बोलते हैं। ठीक है, तो इनके जो लास्ट के 10 वर्ष थे वो किस में इन्वॉल्व हो गए? पॉलिटिक्स में। ठीक है, आइंस्टाइन जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कंपेनियन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। तो जो आर्म्स बिल्डअप, जो औजार बनाए जाते थे, जो हथियार बनाए जाते थे, उनको रोकने का मतलब ये पॉलिटिक्स में इसीलिए गए कि दुनिया में जितने भी वर्ल्ड वार उस टाइम पे चल रहा था, जो भी लोगों की जान जा रही थी, जो भी ये सब चीज़ें हो रही थी ना, ये चीज़ें इनको बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। तो उसको रोकने के लिए जो भी हथियार बनाए जा रहे थे उन सबको रोकने के लिए वो पॉलिटिक्स में गए थे। ठीक है, इनका ये मकसद था कि दुनिया में शांति होनी चाहिए और एक दूसरे से प्रेम भाव होना चाहिए, न कि इतनी सारी लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो विश्व में पीस एंड डेमोक्रेसी दोनों को डेवलप करने के लिए वो पॉलिटिक्स में गए थे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। तो जब इनका डेथ 1955 में हुआ था तो इनकी एज थी 76 ईयर्स। ओके, तो
तो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी। विजनरी मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में सोचता हो और फ्यूचर के बारे में, उसके भले के बारे में बहुत इंटेलिजेंटली सोचता हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूरदर्शिता रखता हो। ठीक है, तो इनकी विजनरी को भी सेलिब्रेट किया जाता था, मतलब वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे, जीनियस थे, इसके साथ साथ ये कि विजनरी भी थे। ठीक है, सो ही वॉज नॉट ओनली सेलिब्रेटेड एज अ साइंटिफिक जीनियस, बल्कि ही वॉज नोन एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। किसी एक पर्टिकुलर सिटी की नहीं बल्कि वर्ल्ड सिटीजन बोला गया है, यानी कि इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो थिंकिंग थी, इंडीड जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड था उनका, दैट इज़ समथिंग विच वॉज मोर वेलकमिंग, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ना। ओके, बिकॉज सिर्फ उनके पास सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं थे। ओके, उनके पास सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ साथ वह लोगों के भले के बारे में सोचते थे, फ्यूचर के लिए ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव था उनका। दिस इज़ द रीज़न दैट ही हैज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। So this is the line by line explanation of chapter 4. Be continue on my channel to read the next chapter of the Beehive book of chapter of class 9th. Okay, thanks for watching.